Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, यानी कि कक्षा 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अपनी पिछली क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स को समझा था, मात्रकों के बारे में जानकारी ली थी और मात्रकों की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग मापन को समझेंगे और मापन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मापन में यूज होने वाले, मेजरमेंट में यूज होने वाले जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके बारे में चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि मापन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम एरर्स के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश रहती है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम कोई काम करें और वो 100% ठीक हो जाए। गलती करना एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, लेकिन गलती के बाद सीखना वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि गलती जब होती है तो उसको एक्सेप्ट करके, उससे कुछ सीख लेकर के भविष्य में वो गलती ना करें। तो हम लोग आज जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है गलती, यानी त्रुटि हम उसे कहते हैं मापन में। इसे हम कहते हैं एरर। तो एरर क्या होती है मेजरमेंट में, इसको डिस्कस करेंगे। और एरर कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप से एरर आ सकती है हमारे मेजरमेंट में, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स में हम लोग जो भी क्वांटिटीज को मेजर आउट करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब आप अपनी लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाद एक सांख्यिक मान के ऊपर हम आ रहे हैं। जो हमारा रिजल्ट है, जो हमको बताएगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारी थ्योरी, हमारा नियम, हमारे जो भी प्रिंसिपल हैं, वो कितने सटीक बैठ रहे हैं। ठीक है। तो जब हम इस आंकिक मान को ज्ञात करते हैं तो इस आंकिक मान में कुछ त्रुटि आने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से। ठीक है। तो वो त्रुटियां क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं और क्या क्या कारण उसके हो सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और कॉपी और एक पेन आपके हाथ में होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप अपना ध्यान रखिए स्क्रीन पर। हम चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो दिस इज क्लास 11, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक एवं मापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब तक हम मात्रकों को समझ चुके हैं, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन है, दैट विल गो अराउंड दिस टर्म which is called measurement। चलिए स्टूडेंट्स, मेजरमेंट होता क्या है। हमको जो भौतिक राशियां हमने पिछली क्लासेस में देखी थी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें से मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, मास, लेंथ और टाइम, इन सभी को नापने के लिए हमको किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। सपोज आपको मास नापना है तो आपको वेइंग मशीन चाहिए, वेइंग मशीन, तराजू। आपको अगर लंबाई नापनी है तो आपको मीटर स्केल चाहिए। आपको अगर टाइम नापना है तो आपको क्लॉक चाहिए। ठीक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब मैं मेजरमेंट करूं, जब मैं किसी चीज का, किसी भौतिक राशि का मापन करूं, तो उसमें गलती आ सकती है। ठीक है। तो उस पर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दो टर्म जो हमारे यहाँ पर मेजरमेंट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, दो, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहले उन दो शब्दों के क्या अर्थ हैं और किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, अक्सर इसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले उन दोनों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है।
आप हेडिंग डालिए, हेडिंग पुटअप कीजिए डियर स्टूडेंट्स। सॉरी, एक्यूरेसी, यथार्थता, यथार्थता, एंड अनदर टर्म इज प्रिसीजन, यानी परिशुद्धता। तो ये दो टर्म्स है एरर के अंदर, ये दो टर्म्स है त्रुटि के अंतर्गत, ये दो टर्म्स है जो हम लोग यूज करते हैं। इनका क्या मतलब हो? देखो बच्चों, जब हमने किसी भी चीज को नापना है, किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट करना है, वहां पर त्रुटि होने के चांसेस हैं। अब जो हम मापने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, सपोज हमने, चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक लंबाई नापी है, हमने एक लंबाई नापी है, और किसी भी पदार्थ की लंबाई, किसी भी, सपोज एक डंडे की लंबाई है, जो कि हमारा रिजल्ट आया है, जो कि हमारा जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो वैल्यू है, वास्तविक जो मान है, एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक मान, सपोज ये है 3.678 सेंटीमीटर। सपोज हमने कोई वस्तु नापी, उसका जो लंबाई है वो 3.678 सेंटीमीटर, 3.678 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने प्रयोग द्वारा दो मान निकाले, प्रयोग द्वारा दो मान निकाले, नंबर 1, नंबर 2। एक मान जो हमारा आया वो आया 3.5 सेंटीमीटर, और एक जो मान आया 3.38 सेंटीमीटर। अब इस चीज को समझिए ध्यान से, दो मान हमारे पास आए 3.5 सेंटीमीटर और 3.38 सेंटीमीटर। इनमें से कौन से मान को हम यथार्थ कहेंगे, कौन से मान को परिशुद्ध कहेंगे, ये बात को समझिए आप, ठीक है। तो सबसे पहला जो मान है 3.5 वाला, 3.5 वाला जो मान है, इसको हम कहेंगे कि ये अधिक यथार्थ है, इसकी यथार्थता अधिक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल मान था वो 3.678 है। 3.678 के नजदीक कौन है? 3.5 है या 3.38 है? तो 5 जो है 6 के ज्यादा नजदीक है, 3 जो है दूर है। पहला अंक क्या है पॉइंट के बाद? 6 है। तो 6 के ज्यादा नजदीक कौन है? 5 है, तो 3 नहीं है। मतलब ज्यादा यथार्थ जो मान हुआ वो 3.5 हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? तो जो ज्यादा यथार्थ मान होगा वो ज्यादा निकट देखेंगे हम, ज्यादा नजदीक कौन सा है। लेकिन अगर परिशुद्ध की बात करें, परिशुद्ध मान की बात करें, यानी प्रिसीजन की बात करें, तो प्रिसीजन में देखो स्टूडेंट्स, प्रिसीजन में देखिए ये वाला मान हम अधिक प्रिसाइज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है? 3 अंक है, और ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान लिया गया है। दशमलव के बाद जितने ज्यादा अंकों तक मान लिया जाएगा उसको उतना ज्यादा परिशुद्ध बोला जाएगा। सीधी सीधी बात, दशमलव के बाद जितने अंक लिए जाएंगे मतलब उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमने, उतनी ज्यादा कोशिश हमने उसके मान को फाइन करने की करी है। समझ रहे हो? तो दशमलव के बाद जितने संख्याएं हम लेंगे वो बताएगा कि हमने कितना ज्यादा, किस स्तर तक, किस लेवल तक उसके मान को निकालने की कोशिश करी है। तो आई होप दिस एग्जांपल इज अंडरस्टूड। तो हम बोलेंगे कि यथार्थ मान किसे कहते हैं, यथार्थता किसे कहते हैं? यथार्थता में यथार्थता में हम बोलेंगे कि वास्तविक मान के निकट जो मान होगा वो यथार्थ कहलाएगा, और
वास्तविक मान के निकट एवं अधिक, वास्तविक मान के निकट होगा लेकिन अधिक विभेदन वाला। अधिक विभेदन वाला से मतलब है कि दशमलव के बाद ज्यादा अंक जो मान होगा उसको हम परिशुद्ध मान कहेंगे। ओके, तो दिस इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन फिजिक्स। अब इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एरर, जो कि हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे है, जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। दैट इज एरर। एरर यानी त्रुटि, जिसे हम कहते हैं गलती, है ना। तो त्रुटि सब जगह होती है बच्चों, गलतियां सब जगह होती है। फिजिक्स में भी गलती है। फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? नेचर। तो जो आप हैं, जो हम हैं, जो हमारे आसपास के जो प्रकृति है, वो सब फिजिक्स के अंदर आती है। तो आपसे, हमसे, हर किसी चीज से गलती होती है। फिजिक्स में भी गलतियां होती हैं, इसको हम एरर के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या क्या एरर हो सकती है? सबसे पहले एरर की डेफिनेशन, सबसे पहले एरर की डेफिनेशन, मापन यंत्रों द्वारा, मापन यंत्रों द्वारा भौतिक राशियों के, मापन यंत्रों द्वारा भौतिक राशि के, भौतिक राशि कर दीजिए इसे, भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न अनिश्चितता, उत्पन्न अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। या फिर हम कहेंगे मेजरमेंट, वेट अ मिनट, the uncertainty produced due to produced by the measuring instruments, measuring instrument, the uncertainty produced by the measuring instrument during measurement of a physical quantity, is known as error in the measurement. ओके, त्रुटि समझ गए, एरर समझ गए। अब ये एरर किस किस प्रकार से हो सकती है, क्या क्या कारण होंगे कि जिससे एरर हो सकती है? क्या सिर्फ मापक यंत्रों द्वारा ही ये एरर हो सकती है? जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है, क्या उस व्यक्ति द्वारा भी ये एरर हो सकती है? इन सब चीजों को हम अगले पार्ट में चेक करते हैं, अगले पार्ट में नोट डाउन करते हैं। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नोट कर दिया आपने? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें लिखेंगे त्रुटियों को दो वर्गों में
त्रुटियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मेनली तो त्रुटियां बहुत प्रकार की होती है, बट हमने इनको दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया, नंबर 1 एंड नंबर 2। द नंबर 1 इज क्रमबद्ध त्रुटियां, नंबर 1 इज क्रमबद्ध त्रुटियां एंड नंबर 2 इज यादृच्छिक त्रुटियां। इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, लिखते जाइए समझते जाइए, एंड रैंडम एरर्स। ओके, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स, क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां। हेडिंग डालिए सबसे पहले मेरे साथ, क्रमबद्ध त्रुटियां। यानी कि सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स में देखिए बच्चों, सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं, कई बार एरर्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में बढ़ती जाती हैं, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी या तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी या तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी। ठीक, तो इसके बेसिस पर जो त्रुटियां होती है इनको हम क्रमबद्ध त्रुटियां बोलते हैं। कैसे कैसे होती है, तो इसके नंबर 1 पार्ट, इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, तो नंबर 1 पार्ट जो है क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत जो आता है वो है यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां, अब यंत्रगत त्रुटियां जो होंगी इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ पा रहे होंगे आपके इंस्ट्रूमेंट के कारण से, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में, उसके कारण जो एरर है उसका यहां पर जिक्र है। तो इसमें क्या है, सीधे सीधे जो बात है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जिससे भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो ऑपरेटस है हमारा, या तो हमने क्या करा है, या तो हमको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, या फिर हमको उसका जो अंशांकन है, उसका जो जीरोइंग है वो हमने ढंग से नहीं करी हुई है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बनाया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा बना है वो अच्छे तरीके से नहीं बना है, उसके बनाने में कुछ खराबी है। तो ये सभी जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आती हैं। तो जो जो पॉइंट्स है मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, अपूर्ण अभिकल्पना किसकी, मापक यंत्र की, मापक यंत्र की। अपूर्ण अभिकल्पना मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, इसके अलावा त्रुटिपूर्ण अंशांकन, शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होता है कि 0 पर आपको सेट करना होता है इंस्ट्रूमेंट को, एक्सपेरिमेंट करने से पहले 0 पे सेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेट होगी, है ना। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 0 पर नहीं सेट है तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो गलत होंगी, है ना। चलिए, इनका क्या मतलब है इनको भी लिख लीजिए। अपूर्ण अभिकल्पना
imperfect design imperfect calibration and third one is zero error etc. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है। इसका एग्जांपल क्या है कि सपोज हमने क्या करना है कि हमने एक ताप मापी लिया। ताप मापी मतलब थर्मोमीटर, ठीक है। अब उसका अंशांकन में त्रुटि है, तो हमने थर्मोमीटर लिया है। थर्मोमीटर में क्या है? त्रुटिपूर्ण अंशांकन है, इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन है। अब उससे होगा क्या? हम उसको लेके जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएंगे तो वो 104 डिग्री सेल्सियस रीड करेगा। कितने का डिफरेंस है? +4 डिग्री सेल्सियस का। ये क्यों आया? इसके कारण से आया, इस त्रुटि के कारण। ये त्रुटि किस में थी? इंस्ट्रूमेंट में थी, यंत्र में थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आप वर्नियर कैलिपर्स, अगर आपने देखा होगा तो वर्नियर कैलिपर्स में आप क्या करते हैं, जब वर्नियर कैलिपर से आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, तो अगर हमने उसको जीरोइंग नहीं करी, उसकी जीरो एरर उसमें हो सकता है। अगर हमने उसका जीरो नहीं मिलाया स्टार्टिंग में तो उसमें जीरो एरर आ सकता है। तो ये सभी एरर्स आप देख रहे हैं किसके कारण आ रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट के कारण। तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले इन सभी एरर्स को आप जरूर चेक करें। अगर ये इनमें से कोई एक पॉइंट उसमें है, ये कोई एक एरर उसमें है, तो इंस्ट्रूमेंट में आपके जो वैल्यूज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली एरर्स होने के चांसेस हैं। सिस्टमेटिक एरर उसमें आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। आपको ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, किस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से फॉलो करनी है और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो आपको ये एरर मिलने के चांसेस है, सिस्टमेटिक एरर के। जैसे कि सपोज आपको क्या करना है कि आपको अगर मानव के शरीर का ताप डिनोट करना है, टेम्परेचर डिनोट करना है, किसका? ह्यूमन बॉडी का, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तापमापी को, जो थर्मामीटर है, उसको बगल में लगाना है ना। बगल में लगाना है मतलब जो आर्म पिट है वहां पर लगाना है, ठीक है। कहां पर लगाना है? आर्म पिट में, जो हमारी बगल होती है वहां पर लगाना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको जो है, अगर आपने टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर है वो आपने बगल में लगाया है, तो यहां पर जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो लेस मिलेगा, कम मिलेगा हमेशा। अगर आप बगल में लगा करके टेम्परेचर ले रहे हो तो इसमें जो आपको टेम्परेचर मिलने वाला है वो लेस मिलने वाला है बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से। जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए उसमें से हमको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर बाहरी कंडीशन, जैसे हम बाहर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है ना, बाहर का तापमान है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, इनको हम बोलते हैं फिजिकल कंडीशंस।
भौतिक परिस्थितियां, तो फिजिकल कंडीशंस, भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण जो हमारी रीडिंग्स है, जो हमारे मान है, उसमें परिवर्तन आ सकता है, सीधी बात है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने ओम का नियम पढ़ा है क्लास 10th में। अब सपोज आप ओम के नियम पर आधारित कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ओम्स लॉ पर आधारित आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा, लेकिन आप दोबारा से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, वो वैल्यू आपको सेम नहीं मिल रही है, आपको उसमें कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपको पता है रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन आल्सो। इसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट होना होता है। टेम्परेचर को क्या होना होता है? कांस्टेंट रखना होता है। जितना टेम्परेचर पहले ही था उतना टेम्परेचर बाद में होना चाहिए। नेचर यानी जो तार है जिसका आप रेजिस्टेंस, उसकी प्रकृति उस पर भी निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है जब आप कोई प्रैक्टिकल करें तो उससे संबंधित आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस किस चीजों पर यह वैल्यू निर्भर कर रही है, किस किस परिवर्तन से ये वैल्यू जो है बदल सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हो गया। चलिए, तो ये क्रमबद्ध त्रुटि है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट ये है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति से, तो व्यक्तिगत त्रुटियां, और वी कैन कॉल इट पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स में क्या होगा बच्चों? पर्सनल एरर्स में किसी व्यक्ति की रीडिंग लेते टाइम, जब हम लोग रीडिंग नोट करते हैं उस टाइम कोई किसी तरीके से अगर हमने रीडिंग को गलत नोट कर लिया है, ठीक है, और हमने जो एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट की तैयारी में हमने कुछ कमी करी है ना, और हमने जो प्रिकॉशंस हैं, रीडिंग लेने के लिए जो प्रिकॉशंस होती हैं वो हमने फॉलो नहीं करी हैं, ठीक है, तो इस वजह से अगर हमने ये काम नहीं करा है तो हमको व्यक्तिगत त्रुटियां आ सकती है, क्योंकि प्रिकॉशन लेना किसका काम है? उस पर्सन का काम है जो प्रैक्टिकल कर रहा है ना। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी अपरेटस है उसको सही पोजीशन, सही स्थिति में रखना किसका काम है? ये पर्सन का काम है ना। और रीडिंग नोट डाउन करना किसका काम है? पर्सन का काम है। तो ये तीनों जो हैं जिस व्यक्ति पर निर्भर होती हैं, तीनों गलतियां जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर निर्भर होता है कि वो इन मिस्टेक्स को कर सकता है ना। नेक्स्ट वन इज तो ये हो गई हमारी सिस्टमैटिक एरर्स, यहां पर कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, यहां पर कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर की एरर्स पर, जिनको हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां यानी रैंडम एरर्स। अभी रैंडम एरर्स जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऊपर वाली जो एरर्स हैं ये तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और इनसे आप बच सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं और इस पॉइंट को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अच्छा, यादृच्छिक त्रुटियां क्यों आ सकती हैं? यादृच्छिक त्रुटियां आ सकती हैं, ये अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियां होती है पहले तो, ठीक है, और चिन्ह में भी हो सकती है। दो चीजें, चिन्ह में भी हो सकती है, साइन में भी आ सकती है, और परिमाण में भी आ सकती है। यानी मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज मिल सकता है और साइन भी चेंज मिल सकता है, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो सकता है। इसके अलावा हमारे द्वारा जितनी भी गलतियां होती हैं, जो भी हमने अभी पढ़ी थी, अभी हमने जो एरर्स पढ़ी है अब तक, उन सब के कारण जो है एरर्स यहाँ पर आ सकती हैं, जिसमें यादृच्छिक त्रुटियां भी हो सकती है। तो इसमें हमको सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ना है, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का हम हिंदी में अल्पतमांक बोलते हैं। अल्पतमांक का क्या मतलब हुआ
जब आप कोई स्केल, सपोज आप वर्नियर स्केल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सपोज आप स्क्रू गेज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके पास जो एक अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक मतलब वो छोटे से छोटा मान, वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको कि वो मापक यंत्र माप सकता है। कैसे? जैसे सपोज आप क्या कर सकते हो, स्केल होता है ना, एक स्केल होता है जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है, उसके बाद एक एक सेंटीमीटर के उसमें ब्लॉक होते हैं, 1 सेंटीमीटर को, उसके बाद उसमें एक एक मिलीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं। मतलब सबसे छोटी चीज आप जो उससे नाप सकते हो वो 1 मिलीमीटर की है। वो कितने की है? 1 मिलीमीटर की। अगर कोई वस्तु 1 मिलीमीटर से छोटी होगी, अगर कोई वस्तु 1 मिलीमीटर से छोटी होगी तो उसको आप इस स्केल से नहीं नाप सकते। समझ रहे हो? तो इसका अल्पतमांक यानी इसका लीस्ट काउंट हुआ, इसका लीस्ट काउंट जो स्केल आपके पास होता है वो हुआ 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु नापने के लिए आप उसका यूज नहीं कर सकते। आप अपने बाल, आपके एक हेयर की जो थिकनेस है उसको नहीं नाप सकते हो इस स्केल से। बात समझ में आए? तो ये होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट को हमने कैसे समझा? छोटे से छोटा मान जिसको वो स्केल या फिर वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। लिखेंगे इसमें, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा से छोटा मान। ठीक है, the smallest value that can be measured, the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count। उसे हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट से रिलेटेड, अल्पतमांक से रिलेटेड एक त्रुटि होती है जिसको हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं या फिर लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? लिस्ट काउंट एरर में क्या होगा, ये चीज को हमको डिनोट करना है, ये चीज हमको देखनी है। ठीक है, तो अभी आज के लिए तो समय हमारा यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और बाकी जो बातें होंगी इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। जो भी बातें करी आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं बच्चों जरूर बताया कीजिए, कोशिश करेंगे आपके डाउट्स हम लें और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।